हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सोशल स्टडीज यानी कि एसएसटी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर है भैया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। 2017 का पेपर है। पेपर 2 के बारे में आज हमारा डिस्कशन रहेगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हम लोग 15 क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर की मेरी अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो ऊपर वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक आ रहा है, आई कार्ड आ रहा है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस हैं प्रीवियस ईयर के पेपर की। हिंदी की, मैथ्स की, साइंस की, पेपर 1 एंड पेपर 2, ईवीएस, पैडागोजी सभी कवर कराया है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें यूटेट उत्तराखंड 2021 प्रिपरेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। भाई किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट डाउन कर सकता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी को रिप्लाई मिलेगा। अगली वीडियो में क्वेश्चन ले लिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज के सेशन को। सामाजिक अध्ययन के 15 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, उस पर 15 रिमेनिंग क्वेश्चन यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे सोशल स्टडीज के लिए। वो हम 15 क्वेश्चंस आज इस सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बात क्लियर हुई? तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सोशल स्टडीज वाला पार्ट है पेपर 2 के लिए। जो आर्ट वर्क वाले लोग हैं, जो आर्ट वर्क वाले स्टूडेंट हैं, वो सोशल स्टडीज को अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष में सभी राज्य सरकारों को अपनी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना 6 माह के अंतर्गत आरंभ करने का निर्देश दिया गया था? ऑप्शन ए 2001 में, 1999 में, 2000 में या फिर 2002 में। देखिए क्वेश्चन के साथ उसके डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा तो कॉन्सेप्ट वाइज भी क्लियर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर में किस तरीके का लेवल आया था एसएसटी का पेपर 2 में, उत्तराखंड टेट, यू टेट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो अब मार्च में होने वाला है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेशन है ये। एक तरीके से प्रीवियस ईयर से आपको प्रैक्टिस मिलेगी, क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 91 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मिड डे मील योजना की बात हो रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिड डे मील जो स्कीम है वो कब लागू की गई, कब इसको देश में लेके आया गया और कब इसको स्कूलों में लागू किया गया। दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं। यहाँ पूछा गया है कि स्कूल्स में ये स्कीम स्कूल्स में विद इन 6 मंथ और इन अ ईयर कब लागू किया गया। तो ये लागू किया गया भाई ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2001 में। अगर मैं बात करूं मिड डे मील की, कि मिड डे मील का जो लॉन्च ईयर है, जो सरकार ने इसको लॉन्च कर दिया था मिड डे मील की स्कीम को, तो वो किया था सन 1995 में इसको लॉन्च कर दिया था। ठीक है, इस यानी कि इस जो स्कीम को प्रपोज किया गया था, लॉन्च कर दिया गया था 1995 में। लेकिन अगर बात करें स्कूलों में, सरकारी स्कूल में मध्याह्न में कि 6 माह के अंदर आरंभ करने का जो निर्देश दिया गया था वो 2001 में दिया गया था। कि भाई कहा दिया गया था कि कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर सभी स्कूल्स मिड डे मील को अपने कैरिकुलम में शामिल कर लें। तो वो ईयर था हमारा 2001 और लॉन्च ईयर था हमारे पास 1995। इसके बारे में कुछ और जानकारी कि भाई जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसमें 18 से 12 ग्राम प्रोटीन की क्वांटिटी बच्चों को दी जानी जरूरी है। बात क्लियर हुई? और 300 ग्राम कैलोरी, भाई ऐसा भोजन आप मिड डे मील में बच्चों को दें, स्कूल्स में ऐसा भोजन दें। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट था मिड डे मील सभी बच्चों के लिए जो प्राइमरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे थे। 2001 की बात कर रहे हैं और अभी तक ये प्रोग्राम जारी है। तो कम से कम बच्चों को 300 कैलोरी ऊर्जा मिले और 18 से 12 ग्राम जो है प्रोटीन की क्वांटिटी मिले। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसका फारसी में अनुवाद कर उसका नाम क्लीक वॉस दीवाना रखा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड नेम कलील वॉस दीवाना? तो कथा साहित्यकार, बेताल पच्चीसी, पंचतंत्र या मेघदूतम? तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर, ये था ऑप्शन नंबर सी, इसको हम बोलते हैं पंचतंत्र। अब ये पंचतंत्र क्या है भाई? पंचतंत्र की है कहानियां। ये पंचतंत्र की कहानियां आती हैं। अब इसमें ये 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है इन कहानियों को, तो इसलिए इन्हें पंचतंत्र कहा जाता है। और फारसी में अनुवाद कर उसका नाम कलील वाश दीमना रखा गया था। किस चीज का? पंचतंत्र का। अब पंचतंत्र में क्या चीज बताई जाती है भाई? पंचतंत्र में फ्रेंडशिप के बारे में बताया गया है, यानी कि जो फ्रेंडशिप गोल्स होते हैं कि एक अच्छी दोस्ती को किस तरीके से निभाना चाहिए। तो ये कहानियां लिखी गई हैं पंचतंत्र में, 5 भागों में लिखी हैं। और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है विष्णु शर्मा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है भाई, पंचतंत्र की कहानियों के ऑथर कौन है? तो ऑथर है हमारे पास विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को लिखा है। बहुत ही फेमस कहानियां हैं ये। बात
करें अगर ऑप्शन नंबर डी पर अगर हम प्रकाश डालें कि मेघदूतम, अब भाई मेघदूतम क्या है भाई, मेघदूतम जो है पोयम है ना, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। फेमस पोएट हैं हमारे कालिदास, तो उनके द्वारा ये लिखी गई है मेघदूतम। बात क्लियर हुई। बेताल पच्चीसी, अगर तो विक्रम बेताल एक सीरियल आता था, तो ये वही है बेताल पच्चीसी, तो इसको विक्रम बेताल या बेताल पच्चीसी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो राइट आंसर 92 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया था। चार मीनार एट हैदराबाद वॉज बिल्ट बाय, किसके द्वारा चार मीनार बनी है, इब्राहिम आदिल शाह ने बनवाया है, कुली कुतुब शाह ने बनाया है, निजाम शाह ने बनाया है, या खान ए जहां लोदी ने बनाया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो जो चार मीनार का निर्माण किया था वो किया था कुली कुतुब शाह ने। नाम ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। कुली कुतुब शाह ने जो चार मीनार का निर्माण कराया था। और ये कुली कुतुब शाह कौन थे भाई, ये पांचवें सुल्तान थे। ये कौन सी डायनेस्टी के, जो गोलकोंडा डायनेस्टी के सुल्तान थे। ये कौन से, फिफ्थ सुल्तान थे गोलकोंडा, गोलकोंडा डायनेस्टी के। ठीक है, क्या नाम था इनका, कुली कुतुब शाह। इन्होंने ही निर्माण करवाया था चार मीनार का। और जो मक्का मस्जिद है, मक्का मस्जिद जो है उसका निर्माण भी कुली कुतुब शाह ने ही करवाया था। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य को सौंपा गया है जो गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते। भाई कौन सा ऐसा आर्टिकल है, कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत ही गरीब हैं लेकिन उनको भी अपनी बात रखनी है, तो उनके लिए कौन सा ऐसा अनुच्छेद बनाया गया है। अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 35A, अनुच्छेद 51A या अनुच्छेद 23। तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94 के लिए ऑप्शन नंबर ए, ये है अनुच्छेद 39A, जिसमें क्या मेंशन किया गया है कि जो भी गरीब वर्ग के लोग हैं उनको जो है लॉयर करने की सुविधा दी जाती है। ठीक है, क्यों दी जाती है, क्योंकि वो गरीब हैं, वो अपने लॉयर नहीं कर सकते, तो इस अनुच्छेद के तहत वो लोग अपने लॉयर कर सकते हैं। अनुच्छेद 39A की बात करूं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 35A, ये आर्टिकल किस चीज के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई ये, जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल है। और ये जम्मू एंड कश्मीर जो विधानसभा है, तो उसमें ये आर्टिकल प्रपोज किया गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा है वो अपना ये डिसीजन ले सकती है कि वहाँ किसे वो स्थायी निवास दे, परमानेंट जो रेजिडेंस घोषित करे। तो ये इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और किस क्षेत्र में कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में कितना आरक्षण दिया जाए, वो भी इस आर्टिकल के यानी कि इस अनुच्छेद के तहत ही डिसाइड होता है। बात क्लियर। अनुच्छेद अगर 23 की मैं बात कर लूं, इस पर प्रकाश डालूं कि आर्टिकल 23 में क्या मेंशन है, तो जो मनुष्य का जो क्रय विक्रय होता है, जो मानव का क्रय विक्रय होता है, जो ह्यूमन बींग्स का क्रय विक्रय होता है, खरीद फरोख्त जो होती है ह्यूमंस की, तो वो आर्टिकल 23 में निहित की गई है कि भाई इस पर रोक लगनी चाहिए, है ना, कि कोई भी किसी को खरीद नहीं सकता, किसी को बेच नहीं सकता, ये जो बाजारी होती है, तो इस पर रोक लगाने के लिए आर्टिकल 23 का निर्माण किया गया। आर्टिकल 23 को अपने संविधान में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, निम्नलिखित तीन कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको पहचानना है। देखिए जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए फॉर 95 की सोशल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हेन सोशल डिफरेंस ओवरलैप। इट इज पॉसिबल दैट ए पर्सन कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं हम 96 हमारे पास आ गया है। अब 96 बोलता है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में उल्लेख किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, सोशल स्टडीज में अगर हम बात करें तो ये कई बार, और पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
कोई वीडियो में लास्ट तक बने रहना। 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को जरूर मदद करेंगे उत्तराखंड टेट का जो पेपर होने वाला है। विच आर्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 36 है या फिर आर्टिकल 50 है? तो राइट आंसर है हमारे पास आर्टिकल 32 है। ये कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अनुच्छेद 32 ऐसा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है कि ये भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। बात क्लियर हुई भाई? बात करें अगर आर्टिकल 36 से लेकर 50, 36 से लेकर 51 तक की, तो इन आर्टिकल्स में जो नीति निर्देशक तत्व जो शामिल किए गए हैं, ये ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। और आर्टिकल 20 जो है किसी व्यक्ति को ये बताता है, आर्टिकल 20 की किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दी जा सकती है। तो ये उन व्यक्तियों के लिए ये अनुच्छेद 20 हमारे संविधान में शामिल किया गया है कि अगर एक व्यक्ति को एक बार कारावास हो चुका है एक क्राइम के लिए, एक गलत काम के लिए, तो आप दोबारा से उसको उसी काम के लिए सजा नहीं दे सकते। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 96 का रहा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 आ गया। निम्नांकित में से किस विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? इनमें से किसने विधवा विडो रीमैरिज एसोसिएशन की शुरुआत की थी? ईश्वरचंद विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, विष्णु शास्त्री पंडित या गोपाल हरि देशमुख? तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है हमारे पास 97 के लिए ऑप्शन नंबर सी, जो विष्णु शास्त्री पंडित हैं। इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। यहाँ संघ की बात की जा रही है ना, एसोसिएशन की बात की जा रही है, विधवा पुनर्विवाह की बात नहीं की जा रही। यहाँ ऑप्शन बदल जाता अगर विधवा पुनर्विवाह किसने कहा था कि होना चाहिए, तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ विधवा पुनर्विवाह संघ एसोसिएशन की शुरुआत विष्णु शास्त्री पंडित ने की थी। बात क्लियर हुई? ईश्वरचंद अगर विद्यासागर की मैं बात करूं तो ये आपको पता है भाई, जो ईश्वरचंद विद्यासागर है भाई सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। भारत में बहुत ही इनका प्रचलित नाम रहा है। इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किए हैं। ओके, और ये कौन से, ये भक्ति सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं ये ईश्वरचंद विद्यासागर की अगर बात करें तो। 97 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 98, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन मलिक मोहम्मद जायसी रोट पद्मावत? निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि पद्मावत के रचयिता कौन है, तो राइट आंसर क्या हुआ, मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके शासन के दौरान किया? ये अकबर के शासन के दौरान, शेरशाह के, जहांगीर के या फिर शाहजहां के? तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये शेरशाह जो थे, शेरशाह सूरी, जो शेरशाह सूरी थे, इनके कार्यकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है। बात क्लियर हुई भाई? जो शेरशाह सूरी कौन से एम्पायर से आते हैं भाई? ये देखिए ये सूरी एम्पायर से आते हैं। इनके बारे में अगर हम जानें तो ये सूरी एम्पायर जो आया था भारत में, ये उससे बिलोंग करते हैं। और इन्होंने भारत में करेंसी चलाई, और कौन सी करेंसी? जो रुपए करेंसी है हमारी, वो शेरशाह सूरी ने ही चलाई है 1540 में मुगल एम्पायर ओके के बाद। बात क्लियर हुई? तो शेरशाह सूरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अवध राज्य का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द स्टेट अवध? अवध स्टेट का कौन फाउंडर था? इनमें से निजाम उल मुल्क खान, बुरहान उल मुल्क, सफदरजंग, अली वर्दी खान? तो देखिए राइट आंसर है 99 के लिए सादत खान बुरहान उल मुल्क जो है वो अवध स्टेट के कौन थे भाई? संस्थापक थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है शहादत बुरहान उल मुल्क, ये इसका दूसरा नाम है भाई। जो राइट नाम है इनका सआदत खान है, और दूसरे नाम से इन्हें जानते हैं बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जो कार्यकाल रहा है ये रहा है 1722 से 1739 तक इनका काल रहा है। ठीक है, और ये कौन थे भाई? ये मोहम्मद नादिर जो थे, बात मोहम्मद नादिर इनके फादर का नाम था, जो पहले रूल करते थे, उसके बाद इन्होंने रूल किया है 1722 से 1739 तक। तो ये संस्थापक थे कहाँ के? अवध के, अवध राज्य के इन्होंने
एस्टैब्लिशमेंट किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 आ गया हमारे पास। भारत के चुनाव लोकतंत्र है यह बताने के लिए इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? भारत में दुनिया के सबसे अधिक मतदाता हैं। भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है। भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु का हर व्यक्ति मतदाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। तो जो सही नहीं है चुनाव लोकतंत्र के बारे में वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही नहीं है। भारत में दुनिया के सबसे अधिक मतदाता हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत में दुनिया के सबसे अधिक मतदाता है। काफी ज्यादा मतदाता भारत में पाए जाते हैं, लेकिन ये वो कंट्री नहीं है कि सबसे ज्यादा जो वोटर्स हैं वो भारत में ही हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की? इन विच ईयर महात्मा गांधी एस्टैब्लिश साबरमती आश्रम एट अहमदाबाद? 1915, 1916, 1917 या फिर 1918? तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ कि यू टेट की अगर मैं आंसर की के बारे में बात करूं तो उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क किया है ऑप्शन नंबर बी 1916, लेकिन राइट आंसर है 1915। बात हो रही है स्थापना कब की गई है अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम वो है जो गांधी जी का प्रमुख स्थल है जहां पर वो रहते थे मैक्सिमम टाइम। तो इसकी स्थापना हुई थी साबरमती आश्रम की 1915 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये थी 25, बात करूं अगर मैं इसकी डेट की, 25 जून 1915। लेकिन यार उत्तराखंड टेट के आंसर की अगर आप निकाल के देखोगे तो उसमें इन्होंने 1916 को आंसर किया है। और 1916 को कैसे किया भाई ये मैं नहीं जानता, लेकिन राइट आंसर इसका 1915 है कि जो स्थापना हुई थी 1915 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। सरफ्रेज मूवमेंट इज रिलेटेड टू। सरफ्रेज मूवमेंट किस चीज से संबंधित है? राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन, स्वतंत्रता के अधिकार से, समानता के अधिकार से, या बालिका शिक्षा यानी कि गर्ल्स एजुकेशन? तो सरफ्रेज मूवमेंट जो है ऑप्शन नंबर ए समस्त महिलाओं के मताधिकार से, कि महिलाएं भी वोट कर सकती हैं। पहले ये अधिकार महिलाओं के पास नहीं था, तो इस अधिकार के लिए महिलाओं ने लगभग 100 वर्षों तक ये लड़ाई लड़ी है कि भाई उनको भी मताधिकार होना चाहिए। तो उसके लिए जो आंदोलन चलाया गया था, जो मूवमेंट चलाया गया था, उसको हम बोलते हैं सरफ्रेज मूवमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा उपागम सामाजिक अध्ययन शिक्षण से संबंधित नहीं है? विच अप्रोच इज नॉट रिलेटेड टू द टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज? इकाई उपागम है, ये मानकीकृत उपागम है, एकीकृत उपागम है, यह सह संबंध यानी कि को रिलेटेड उपागम यानी कि अप्रोच है? तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड अप्रोच, यानी कि मानकीकृत उपागम ऐसा उपागम है जो एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह जावा और सुमात्रा की यात्रा के लिए प्रमुख बंदरगाह था? एंशिएंट टाइम में विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट वाज द चीफ पोर्ट ऑफ इंडियन वॉयज? तो भचोड़ था, ये सोपारा था, ताम्रलिपि था, या फिर कैंटोन था? तो राइट आंसर है हमारे पास ताम्रलिपि। ताम्रलिप्ति एक ऐसा प्लेस है जो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है भारत में। और ये कहाँ स्थित है? ये भारत के पूर्व समुद्र तट पर स्थित है। पूर्व समुद्र तट पर ताम्रलिपिक एक प्लेस है, बंदरगाह है जो भारत के पूर्व समुद्र तट पर स्थित है। और ये किस लिए फेमस था पुराने टाइम में? भाई लंका जाना होता था, या फिर जावा जाना होता था, या फिर यूनान जाना होता था, तो इसी बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से किस देश ने सर्वप्रथम अपने नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया? विच ऑफ द फॉलोइंग countries was the first to grant universal adult franchises to the सिटीजन्स? तो ब्रिटेन था ये, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या फिर न्यूजीलैंड? तो ये है भाई न्यूजीलैंड जिसने सबसे पहले जो है ये अधिकार दिया है, न्यूजीलैंड देश ने, कि सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की, वयस्क अधिकार का मतलब है जो अडल्ट हैं उनको जो है वोट करने का जो सबसे पहले जो अधिकार दिया है वो हमारा कंट्री था न्यूजीलैंड ने सबसे पहले ये नियम लागू किया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहने में गर्व महसूस कराता था? ईश्वर का अभिशाप कहलाने में गर्व महसूस कराता था, इनमें से कौन सा है वो? मलिक काफूर, तैमूर लंग, या फिर चंगेज खान, या नादिर शाह? तो राइट आंसर है हमारे पास जो चंगेज खान थे, ये अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहलाने के नाम से मशहूर करवाता था भाई। बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं मलिक काफूर, ये भी एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है भाई। ये कौन है? अगर मलिक काफूर की बात की जाए तो मलिक काफूर जो है ये स्लेव थे, एक दास था किसका? दिल्ली सल्तनत का एक
बहुत ही बड़ा गुलाम था जिसको हम कह सकते हैं, जो 1316 ईस्वी में इसका निधन हुआ। और ये अलाउद्दीन खिलजी, जब दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी के पास थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आप क्या था, गुलाम था। बात करें अगर तैमूर लांग की, तो ये भैया फेमस इन्वेडर है जो भारत में आया, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी, और ये मंगोल से आया था। बात और फर्स्ट रूलर ऑफ ईरान डायनेस्टी, है ना, ईरान डायनेस्टी का ये पहला एक रूलर था। मंगोल को इसने कंक्वायर किया, तब उसके बाद ये भारत पहुंचा था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शन डी की कि नादिर शाह कौन है, तो नादिर शाह एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे, कहाँ के, ईरान के। ईरान के एक बहुत पावरफुल रूलर थे नादिर शाह। चंगेज खान ने ये वर्ड का इस्तेमाल किया था। मलिक गाफूर जो है चमचा था, आप ऐसे कह सकते हो, गुलाम को खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसकी जो मृत्यु हुई वो 1316 ईस्वी में हुई। तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चन एसएसटी के। इसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना। पसंद आ गई हो एक्सप्लेनेशन तो शेयर सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से उत्तराखंड टेट की और भी वीडियोस हैं, आप आई सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट लगातार जारी है उत्तराखंड प्रिपरेशन और वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।